हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा, है ना? तो चलिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मतलब पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में अब घुस चुके हैं हम लोग। उससे पहले एक वाक्य बताऊंगा। कल मैंने क्या हुआ, क्लास रिकॉर्ड की। 1 घंटा 44 मिनट की क्लास थी, बढ़िया एकदम से सब कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है। और जब बाद में चेक किया तो बीच में उसमें 1 घंटे की वॉइस ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, 1 घंटे की वॉइस ही नहीं है। अब दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि 2 घंटे का पढ़ाऊंगा, 2 घंटे का फिर से लेक्चर होगा। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, 2 घंटे का हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन कुछ और भी पढ़ लेंगे। तो मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को, ये जो लिखा था, तो जो लिखने में टाइम वेस्ट हुआ था पहले, वो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी को स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है। और भी जो स्टोरीज होंगी वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे जहां जहां पर, और जो लिखा है वो लिखा रहने देंगे। ठीक है। आपको कितना क्लियर होगा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो उसके जो सक्सेसर्स थे वो काफी वीक है ना, वीक सक्सेसर्स आए। और वीक सक्सेशन में उन्हीं के बीच में एक सक्सेसर आया आपका, उसका नाम था फर्रुखसियार। ठीक है। एक सक्सेसर आया, उसका नाम था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने एक ब्रिटिशर्स को क्या जारी करता है, वो फरमान जारी करता है। अब वो फरमान का ब्रिटिशर्स गलत फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बंगाल का नवाब जो था भड़क जाता है। ठीक है, ये तो बात होती है औरंगजेब की बात की। और क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है, इन्वेजन होता है। ठीक है। और नादिर शाह के बाद नादिर शाह ले जाता है यहाँ से पीकॉक थ्रोन, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वो लगा हुआ था, क्या नाम, कोहिनूर लगा हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। इसी के बाद आता है, और ये अफगान से आते हैं सब। रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं सबकी, क्योंकि रीजनल किंगडम्स काफी ज्यादा राइज हो गए थे, इमरजेंस हुआ था नए नए स्टेटों का। जैसे उनमें से थे कुछ सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट का मतलब, सक्सेसर स्टेट का मतलब जो बंगाल, अवध और हैदराबाद ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, उसके बाद जो उनके बच्चे वगैरह आए, उन लोगों ने अपने आप को काफी ज्यादा गिरो किया, अपनी बाउंड्रीज को फैलाना शुरू कर दिया, है ना। रिवेलियन स्टेट, तो कुछ मराठा, अफगान, सी जाट्स और पंजाब स्टेट भी ऐसे इमर्ज हुए जिन्होंने मुगल से रिवेल कर दिया। ठीक है। थर्ड जोन एक और बना था साउथ ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के आसपास। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग लिख दिया है यहाँ पर ताकि आपको पता रहे। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। इकोनॉमी यहाँ पर इस टाइम पर कैसी थी? तो इकोनॉमी जो थी वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल पर डिपेंड थी ज्यादातर। ठीक है। और इम्पोर्ट 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 और एक्सपोर्ट पर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसका करते थे? तो एक्सपोर्ट करते थे हम मसालों का, स्पाइसेस का, है ना, चाय का और अफीम का, इन सब का एक्सपोर्ट हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? तो ये गल्फ हो गया, अरेबिया, तिब्बत, सिंगापुर, अफ्रीका, इन सब जगहों पर। और इस टाइम पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब एक सेंट्रल पावर जो थी वो सबको जोड़े रखी थी। ठीक है ना, सब पर अपना कंट्रोल बनाए रखा था। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद कोई भी एक ऐसा राजा नहीं आया जो पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर सके अपना। इसीलिए सबने अपने अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था अपने आप को, है ना। तो पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। अहमद शाह अब्दाली हो गया, है ना, नादिर शाह हो गया उससे पहले। तो काफी इन्वेजन्स हुए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लोकेशन, तो उनकी जो इंडस्ट्रीज और लोकेशन जो थी वो समुद्र के किनारे थी। ठीक है। जिससे क्या हुआ, अ, जो लुटेरे थे समुद्री रास्ते से आते थे वो भी लूट के ले जाते थे, और जो पावर्स आगे आई वो भी समुद्री रास्ते से आई, है ना। तो उनको भी फायदा हुआ, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वहां पर सेटअप कर ली, इंडस्ट्री से सामान लिया और अपनी फैक्ट्री में रखा, और अपनी फैक्ट्री में रख के सिम में रख के निकल गए अपने देश। ठीक है। उसके बाद आते हैं 18वीं शताब्दी में इंडिया के लिए रूट क्या क्या थे। ठीक है। तो इनमें सबसे पहला आता है रूट थ्रू पर्सियन गल्फ। एक तो आता था पर्सियन गल्फ के थ्रू रूट। ठीक है। पर्सियन गल्फ के थ्रू रूट, अगर मैप है तो मैप से दिखा दें। हाँ, एक तो रूट ये था, ये आप दिख रहा है, ये वाला रूट, पर्सियन गल्फ। ठीक है। एक तो रूट ये था। नेक्स्ट, फॉलोड बाई ओवर लैंड रूट थ्रू इराक एंड टर्की। उसके बाद पर्सियन गल्फ से हम लोग वहां पे पहुंच गए, उसके बाद इराक और टर्की में ओवरलैंड रूट के थ्रू हम लोग यूरोप पहुंच जाते थे। ठीक है।
ट्रेवल बाय रेड सी, देन ओवरलैंड टू अलेक्जेंड्रिया। तो रेड सी के थ्रू जाते थे और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया चले जाते थे। ये रेड सी दिख रहा है, ये रेड सी के थ्रू जाओ, ठीक है पूरा, और फिर यहाँ से अलेक्जेंड्रिया होते हुए आप यूरोप पहुंच जाओ। ठीक है, ये भी एक रूट था। उसके बाद ओवरलैंड रूट था एक बाल्टिक तक का थ्रू इंडिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के थ्रू बाल्टिक सागर से होते हुए एक रूट था। अच्छा, अब होता क्या है, ये रूट थे हमारे, ठीक है। होता क्या है कि एक बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1453 में, उसकी कैपिटल होती है बाइजेंटाइन। ठीक है, उस बाइजेंटाइन पर कब्जा कर लेते हैं ऑटोमन अंपायर वाले। ठीक है, ऑटोमन अंपायर वाले जो होते हैं वो खरी यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ऑटोमन अंपायर कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो इंडिया का ट्रेड रूट बंद कर देता है। इंडिया का ट्रेड रूट जो होते हैं वो बंद कर देता है, कहता है कि सामान आप हमें बेचिए, हम इंडिया को बेचेंगे, और इंडिया से सामान कच्चा माल हम लाएंगे और फिर हम आपको बेचेंगे। अब ऐसा होता तो भाई बहुत नुकसान हो जाता, है ना। इन लोगों को जो प्रॉफिट ज्यादा होता था वो नहीं होता। इस सिलसिले में इन लोगों ने क्या कहा कि अब हम समुद्री रास्ते का खोज करेंगे। ठीक है, उसी सिलसिले में जो वास्को डी गामा होता है वो निकलता है समुद्री खोज करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट। तो एक तो कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया गया था बाय द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और मोनोपोली अरब मर्चेंट दिखा रहे थे। देखो, एक अरब से भी रास्ता था, है ना। तो अरब ने भी यही कहा था कि हम आपको सामान डायरेक्ट वहां से नहीं लाने देंगे, हम वहां से ला रहे हैं, आप मुझसे लीजिए। ठीक है, ताकि अरब का भी फायदा हो। अपोजिशन फ्रॉम इटालियन मर्चेंट, इटालियन मर्चेंट की वजह से तरफ से अपोजिशन हो रहा था वहां पे, है ना। डिक्लाइन ऑफ इंडियन गुड्स अवेलेबल टू यूरोपियन मार्केट। अब जब अरब मर्चेंट ने मना कर दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो यूरोपियन मार्केट में जो इंडियन गुड्स की जो बहुत ज्यादा मांग थी ना, वो एकदम से डिक्लाइन हो गई। मसालों की, चाय की, है ना, ये सब एकदम से डिक्लाइन हो गई। अब भाई जिसकी लत होती है ना, वो अगर चीज ना मिले तो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, है ना। समझ रहे होंगे जो लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज हुआ कि नए एडवांसेस से बिल्डिंग के और साइंस ऑफ नेविगेशन के शुरू होते हैं। ठीक है, नेविगेशन के लिए कंपास की खोज करता है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, उसको बोलते हैं हेनरी द नेविगेटर। यूरोप में रेनेसा शुरू होता है, ग्रोथ इन यूरोपियन इकोनॉमी, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, लैंड ट्रेड रूट्स टू इंडिया वर ब्लॉक्ड। यूरोपियंस नीडेड स्पाइस, पेपर, कार्डमम और क्लब्स, सिल्क एंड अदर लग्जरी आइटम्स। सर्चेस फॉर न्यू ट्रेड रूट्स बिगन। ठीक है, ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी समझाई वही चीज है, यहाँ पर भी लिखी। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा इन 1498 ओपन्स डोर। ठीक है, अब देखो ये वाले रूट्स थे जो मैंने आपको बताए थे ना, एक ये था, एक ये था पर्शियन गल्फ से होते हुए, एक रेड सी वाला था। बाद में जो वास्को डी गामा ने खोजा वो ये वाला था। ठीक है, वो ये वाला था। आई होप इतना क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले कौन कौन आया, तो पहले आया पोर्तुगीज, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए, और लास्ट में थोड़े टाइम के लिए डेंस आए थे। बाद में डेंस इंग्लिश को ही अपना बेच गए थे सब कुछ सेटलमेंट, फिर चले गए थे। ठीक है, तो पोर्तुगीज आए। तो पहले यूरोपियन थे टू अराइव इन इंडिया, पहले थे और आखिरी भी थे, पहले और जाने वाले आखिरी। ठीक है, अगर लिखा हो मैंने, हाँ, तो पहले आए थे और आखिर में गए थे 1498 में। वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कहाँ आया था, तो कलकत्ता के कैलीकट के कोझिकोड नामक जगह है, कोझिकोड में कैलीकट नामक एक जगह है। तो 20 मई 1498 में ये आया था, और इसको वेलकम किया था वहां का एक किंग था जमोरिन। ठीक है, कैलीकट का जो किंग था उसका नाम था जमोरिन, वो यहाँ पर आता है वास्को डी गामा, और जमोरिन उसका स्वागत करता है। पोर्टुगीज ने फोर्ट्स और बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा वगैरह है ना, ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ ताकि यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। लैंड रूट ब्लॉक हो गए, यूरोपियन साइड फॉर न्यू रूट्स, वास्को डी गामा आता है, सी रूट थ्रू इंडिया, केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको केप ऑफ गुड होप बोला गया जब इंडिया की डिस्कवरी हो गई वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है, तो उसको बोल दिया गया कि एक नई होप का एक वो एक किनारा है। ठीक है, तो किंग जमोरिन ने उसका स्वागत किया कैलिकट में,
रिटर्न आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद जब वो लौटा तो उसको यूरोप जाके जब उसने सामान अपना बेचा तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। अगर 60 टाइम्स किसी को प्रॉफिट होता है, अब वो अगर किसी को भी बता दे तो सामने वाले को मन में तो लालच आएगा ना। अब वहां पर तो इतनी सारी कंपनियां थी जो तड़प रही थी इंडिया आने के लिए, वो भी रोक नहीं पाई। ठीक है, तो वो भी अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि इंडिया अब हमें भी जाना है और हम वहां से ट्रेड करेंगे। 1501 ईस्वी में वो फिर से वास्को ड गामा इंडिया आता है और यहाँ से फिर से सामान लेके जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा सेटअप ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौज कैलिकट। कैलिकट में एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया। देखो फैक्ट्री का मतलब होता है ये नहीं कि वहां पर सब कुछ बन रहा है। ठीक है, उस टाइम पे फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब एक वेयर हाउस हो गया जहां पर वो सामान हर जगह पूरे इंडिया से खरीद खरीद कर लाएगा जो भी उसे चाहिए होगा। अब वो वहां पर फैक्ट्री में स्टोर कर देगा। फिर जब वो जाने को होगा तो उस फैक्ट्री में से सामान निकालेगा, शिप पर लोड करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की फैक्ट्री को उसने बनाया था। आई होप इतना क्लियर होगा। Arab travelers become jealous of Portuguese and hence called enmity between Portuguese and King Jamorin। देखो क्या होता है, अरब का व्यापार ठप हो गया क्योंकि पोर्तुगीज ने सी रूट अपना लिया। वो ट्रेड तो इंडिया से अब भी करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से अरब जो ट्रेवलर्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे, बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे पोर्तुगीज से। और उन्हीं का एक मुस्लिम जिसका नाम था किंग जमोरिन, वो पोर्तुगीज की हेल्प कर रहा है। इसलिए अरब किंग जमोरिन से और ज्यादा गुस्सा हुआ है। अब जब किंग जमोरिन से गुस्सा हो गए अरब, तो जमोरिन को लगा कि यार यार नहीं, ये हमारा भाई रिलीजन का मामला है, तो उसने पोर्तुगीज से दुश्मनी ले ली। जब दुश्मनी ले ली तो इन दोनों में बहुत ज्यादा मार तोड़ हुई, है ना। इन दोनों में मार तोड़ हुई, यानी कि मतलब बैटल हुआ जिसमें पोर्तुगीज जीत जाते हैं, किंग जमोरिन हार जाता है। ठीक है, यहाँ से सुप्रियोरिटी और ज्यादा इसकी हो गई पोर्तुगीज की। फिर 1505 एडी में पहला गवर्नर बन के आता है पोर्तुगीज का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। क्या मतलब था इसका, तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये नेवी में बहुत अच्छा था। ये जब लड़ने के लिए आता था तो समुद्र के किनारे आया और सबको नाव के सहारे बुला लिया, ठीक है, लड़ने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके समुद्र के बीच में जाता था। अब इतने ज्यादा एडवांस होते नहीं थे शिप, जो छोटी छोटी नाव होती थी, इसके पास शिप्स होते थे बड़ी, यात्रा करके आया है। फिर बीच में घेर लिया चारों तरफ से और उनको वहीं पर पराजित कर दिया। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा से जानता था, क्योंकि ये इसको समुद्र की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गया। फिर आता है आपका 1509 में अल्फांसो दे अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्वर करके। ठीक है, ये नया गवर्नर होता है, 1509 में आता है। ये रियल फाउंडर बोला जाता है इंडिया में पोर्तुगीज रूल का। ठीक है, रियल फाउंडर। ही कैप्चर्ड गोवा, गोवा को इसने कैप्चर किया फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 एडी में, और उसी को कैपिटल बना दिया। ठीक है, इसने सिर्फ गोवा को कैप्चर नहीं किया था, इसने गोवा को किया था, दमन एंड दीव को किया था, सेल्टिसेट को किया था। ठीक है, इन सबको कैप्चर करता है। ही बिकम सती, ही बैंड सती सिस्टम इन इंडिया। अच्छा, अल्फांजो डी अलकर अलवर करके एक ऐसा बंदा था जिस जो पहला यूरोपियन था जिसने जिसने क्या किया था, जिसने सती सिस्टम को बैन किया था इंडिया में। उसने यहाँ आके देखा कि ये तो औरतों के साथ में ना इंसाफी है, तो उसने सती सिस्टम को यहाँ पर बैन कर दिया। ठीक है, स्प्रेडेड कैथोलिज्म इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे इसने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। तो जहाँ जहाँ इसने फैक्ट्री बनाई, जहाँ जहाँ इसने अपनी कैपिटल बनाई, मतलब कैपिटल तो एक ही बनाई थी गोवा, जहाँ जहाँ इसने कॉलोनी बनाई वहां वहां इसने कैथोलिज्म का स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ये टोबैको लेकर आए, पोटैटो लेकर आए इंडिया में। तो पोर्तुगीज जो थे टोबैको और पोटैटो लाने वाले इंडिया में थे। ठीक है, द इंडियन मेडिसिनल प्लांट जो था वो पहला साइंटिफिक वर्क था जो कि पब्लिश किया गया था पोर्तुगीज द्वारा गोवा। ठीक है, 1563 में। इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में स्थापित करी जा चुकी थी गोवा में 1556 में। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश करने वाले पोर्तुगीज थे। पहला साइंटिफिक वर्क पब्लिश करने वाले पोर्तुगीज थे 1563 में। ठीक है, अच्छा, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी मद्रास। अच्छा, अभी ये देख लीजिए कि मद्रास, बॉम्बे और पौंडीचेरी के फाउंडर कौन थे। तो ये फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स ऑफ सिटी। मद्रास के फ्रांसिस डे, बॉम्बे को जेराल्ड अयंगर और पौंडीचेरी के फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी फ्रेंच कैपिटल पौंडीचेरी को ही बनाया था। ठीक है, बात फाउंड करने के बाद इसी को फ्रेंच कैपिटल बना दिया था फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है, पोर्तुगीज वर फर्स्ट टू केम इंडिया एंड लास्ट टू गो। ऑपरेशन विजय के थ्रू इंडिया ने इनको खदेड़ा था और उसके बाद जो भी गोवा दमन दीव वगैरह थी वो सब इंडिया में शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए, अब इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं डच। ठीक है, इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं डच।
एक मिनट रुकिए। हाँ, इनके बाद डच आते हैं। तो डच का क्या होता है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में फॉर्म होती है, ठीक है। अब इनमें से भी डच जो होते हैं नीदरलैंड के वासी होते हैं, ठीक है। डच क्या होता है, एक पहला डच होता है जिसका नाम होता है कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ये पहला डच पर्सन होता है जो इंडोनेशिया पहुंचता है। फर्स्ट पर्सन टू रीच इंडोनेशिया, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया। कब पहुंचता है, ये 1596 पहुंच जाता है, और ये इंडिया की बहुत वाहवाही सुनता है, ठीक है, इंडिया की बहुत वाहवाही सुनता है। तो ये कहता है कि यार इंडिया चलना पड़ेगा। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से 1602 में डच बनाते हैं एक कंपनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा था कॉर्नेलिस डी हर्टमैन, ठीक है। और कब आया था ये लिखिए, 1596 में। इंडिया भी आया था, इंडोनेशिया तो आया ही था, इंडोनेशिया के साथ में इंडिया भी आया था, ठीक है। इंटर्ड इंडिया मेनली फॉर स्पाइस ट्रेड। तो ये भी स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे। जितने भी यूरोपियन थे, यूरोप में देखिए ठंडी बहुत पड़ती है। ठंडी जब पड़ती है तो वहां पर वो लोग क्या खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। अब मांस मच्छी में लगाने के लिए, ताकि मांस मच्छी खराब ना हो, ठीक है, चिकन वगैरह खराब ना हो, तो उसके लिए उनको मसालों में पैक करके रखना पड़ता है। मसालों में मसाले लगा के रख दो तो वो खराब नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो इसलिए उनको स्पाइसेस की जरूरत पड़ती थी। और स्पाइस क्या करते हैं, बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, बॉडी को गर्म करते हैं। तो उनको स्पाइस की नीड थी, और स्पाइस इंडिया में बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए वो लोग इंडिया आए। इसी सिलसिले में डच ने पहली फैक्ट्री लगाई 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। दूसरी फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, दूसरी फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हटा ही लेते हैं। और तीसरी फैक्ट्री नगरपट्टनम में लगाते हैं, कोचिन और चिंचूरा। तीसरी फैक्ट्री आप याद रखिए, वैसे बंगाल में लगाते हैं 1627 में, और इनके बीच बीच में भी कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। अब क्लैश होता है पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। तो चलो ये अभी यहाँ पे नहीं देखते हैं। डिफीटेड ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बेदारा, इन्होंने इनको ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बेदारा में डच को हरा दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। और इनको यहाँ से भगा दिया, ठीक है, यहाँ से भगा दिया, बैटल ऑफ बेदारा में डच को हरा दिया और यहाँ से भगा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें अगर आप देखना चाहें तो वो मैं बता देता हूँ। अगर डच ने जो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी ना, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैप बना दिया है कि सूरत है। सबसे पहले तो आपकी मसूलीपट्टनम थी, है ना, मसूलीपट्टनम थी। फिर सूरत, भीमपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार ये बंगाल में, चिंचोरा ये भी बंगाल में, पुलिकट आंध्र प्रदेश, निजामापट्टनम आंध्र प्रदेश, नगरपट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये सारी स्टेब्लिश की थी फैक्ट्री। उससे पहले यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडोनेशिया पर भी कब्जा करें। अब ये इंडोनेशिया पहुंच चुका था, ठीक है, तो इंडोनेशिया पर इन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था। तो डच डिफीटेड इंडो इंग्लिश attempted या attempts to establish themselves in इंडोनेशिया। ब्रिटिशर्स भी पहले इंडोनेशिया ही गए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स पहले इंडोनेशिया गए थे, और इंडोनेशिया में जब मार के भगा दिया गया, कब, 1623 में, तो वो चले आए यहाँ पर, ठीक है। वो चले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अब इसके बाद क्या होता है, 1658 में एक घटना और होती है, इन्होंने श्रीलंका ले लेते हैं पोर्तुगीज से। टुक अवे श्रीलंका फ्रॉम पोर्तुगीज, ठीक है। तो डच ने भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर कमा लिया था, ठीक है, पोर्तुगीज। और यहाँ पर क्या होता है, 1667 में ब्रिटिशर्स यहाँ से 1623 में हार जाते हैं, लेकिन इनके बीच में अनशन अनबन चलती रहती है। तो 1627 में ब्रिटिश मान जाते हैं कि हम इंडोनेशिया छोड़ दे दें। तो ब्रिटिश
एग्रीड टू लीव इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया को छोड़कर ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ चले जाते हैं। आगे चलते हैं। ये फैक्ट्रीज हो गई। अब ब्रिटिशर्स आते हैं। तो ब्रिटिशर्स जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन। ब्रिटिश में इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई जाती है 1600 में। पर्टिकुलरली बोले तो 21 दिसंबर 1600 में, एक चार्टर के थ्रू। ठीक है, एक चार्टर के थ्रू। और उस टाइम पर क्वीन होती है वो एलिजाबेथ वन होती है। ठीक है, एलिजाबेथ वन। ये अपनी आते हैं जब, तो ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में 1613 में। 1613 में। ठीक है। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा होगा। अच्छा हाँ, लिखा है। देखिए 1608 में पहले क्या होता है, विलियम हॉकिंस, मैंने आपको जब शाहजहां वगैरह वगैरह पढ़ाया था, शाहजहां जहांगीर, तो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं ये विलियम हॉकिंस 1608 में। ठीक है। फिर 1615 में थॉमस रो आते हैं जहांगीर के ही कोर्ट में, परमिशन लेते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। ठीक है। तो ये 1608 और 1615 हो गया। 1613 में ये पहली फैक्ट्री लगा देते हैं जब जहांगीर से इनको विलियम हॉकिंस को वो मिल जाता है। ठीक है, 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। फिर 1615 में थॉमस रो आते हैं। उसके बाद 1639 में सिटी ऑफ मद्रास फाउंड कर देते हैं ये लोग। अ, या फाउंड नहीं करते हैं, एक तरीके से ये लोग ले लेते हैं लीज पर। कहाँ से? एक लोकल किंग होता है कोई, उससे ये लीज पर ले लेते हैं। ठीक है। और वहां पर ये बनाते हैं सेंट जॉर्ज पोर्ट, और उसी को साउथ इंडिया का हेडक्वार्टर घोषित कर देते हैं। ठीक है। कब? 1679 में, 1639 में। ठीक है। 1661 में ये बॉम्बे को एक्वायर कर लेते हैं पोर्तुगीज से। कैसे एक्वायर करते हैं? तो ये डाउरी में ले लेते हैं। चार्ल्स टू की शादी जो होती है कैथरीन के साथ हो जाती है। कैथरीन एक पोर्तुगीज प्रिंसेस होती हैं। तो चार्ल्स टू जो होते हैं प्रिंस होते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, इनकी शादी हो जाती है और ये डाउरी में बॉम्बे पोर्तुगीज से ले लेते हैं। ठीक है। बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बॉम्बे होता है वो रेंट पर दे देते हैं। ठीक है, रेंट पर दे दिया 1668 में। ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा। अब फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लगाई, तो ये लाइन से आप देख लीजिए। सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत में लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई, फिर बॉम्बे में लगाई। ठीक है, बॉम्बे जब इनको मिल जाता है, और फिर कलकत्ता में लगाई। और कलकत्ता बना कैसे था? कलकत्ता तीन विलेज को मिला के मिला था, गुटानाटी, गोविंदपुर और कोलकाता। ठीक है, तो इन तीन विलेज थे ये, और इन तीन विलेजों को मिला के कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है। अच्छा, पहली जो कंपनी थी इसका हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इस सूरत से इस बॉम्बे में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई। ठीक है। फिर आता है 1717, वो काला दिन, जो ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद इंडियन रूलर्स के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1717 का मुगल एम्परर फर्रुखसियार का रॉयल फरमान। ठीक है, इसको दस्तक भी बोला जाता है। तो ये ग्रांट करता है कि कंपनी को, कि ये कंपनी को ग्रांट करता है कि इनको परमिशन रहेगी कि ये अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को, और इंपोर्ट कर सकते हैं ब्रिटिश गुड्स को बंगाल में विदाउट पेइंग टैक्स। यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड के लिए, सिंपल सी भाषा में कहें कि टैक्स फ्री ट्रेड के लिए ये अलाउ कर देता है, टैक्स फ्री ट्रेड के लिए। लेकिन ये टैक्स फ्री ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता है। लेकिन इसका फायदा वहां के प्राइवेट ऑफिसर भी उठाते हैं। और जो बनता है आपका, हाँ, जो बजट बनता है आपकी बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड बंगाल। अब इसको समझते हैं पहले, फिर क्योंकि इसमें हम लोग बैटल ऑफ प्लासी वगैरह भी देखेंगे। हाँ, है। पहले इसको समझते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था, इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि पिछली क्लास में नहीं देखा तो इस क्लास में देख लेते हैं। पिछली क्लास मतलब जो रिकॉर्ड हुई और अपलोड नहीं हुई, जिसमें वॉइस नहीं आई। तो देखिए, रीजनल स्टेट्स काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिफीट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिफीट कर दिया, जो कि नवाब को रूल कर रहे थे। अब नवाब कौन थे? तो एक बार टाइमलाइन समझ लेते हैं हम लोग कि टाइमलाइन क्या थी बंगाल में नवाब के रूल करने की। ठीक है, बंगाल में नवाब के रूल करने की टाइमलाइन क्या थी उसको समझ लेते हैं। जैसे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आए
सबसे पहले। तो 1706 यहाँ पर लिखिए मुर्शीद कुली खान। अब मुर्शीद कुली खान ये वही हैं जिन्होंने औरंगजेब के डेथ के बाद में, क्योंकि ये बंगाल के गवर्नर थे, तो औरंगजेब की जैसी डेथ हुई उसके बाद इन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। हाँ, और ठीक। टाइमलाइन ऑफ बंगाल, टाइमलाइन ऑफ नवाब्स इन बंगाल, इन बंगाल। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान आ गए। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आते हैं, और भी आते हैं 1725। तो इसके बाद आते हैं, आप ऐसा ले लीजिए, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला। ये शुजाउद्दौला जो होते हैं ना, मुर्शीद कुली खान के ग्रांडसन होते हैं। ठीक है, इनके ग्रांडसन होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं सरफराज खान। अगर इनका टाइम पीरियड लिखें तो 1725 से 1739। फिर आते हैं सरफराज खान, और इनका टाइम पीरियड होता है 1739 से 40, 1 साल 10 स्वाहा। फिर आते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ये 40 से 56 तक रूल करते हैं, और इसके बाद गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला। ये सुजा है, ये सिरा है। ठीक है, और ये रूल करते हैं 1756 से 1757, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी ये हार जाते हैं और ये मारे जाते हैं अपने ही मिलिट्री कमांडर द्वारा। ठीक है, और इसके बाद बनता है मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर जो होता है वो इसका अ, इसका मिलिट्री कमांडर होता है, जिसको हम लोग मीर बख्शी भी बोलते हैं। ठीक है, और यही धोखा देता है, तो खुद बन जाता है राजा। फिर इसके बाद फिर से मीर कासिम को बना दिया जाता है, मीर जाफर को हटा के कासिम को। और बैटल ऑफ बक्सर होता है, फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। अब ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो 1764 में। और ये जो होता है ना, ये पपेट रूलर होता है 1760 से 1764। ये जो मीर जाफर बनता है ना, ये बाद में पपेट रूलर बनता है। हर बात इसको माननी होती है, क्योंकि सब कुछ तो ब्रिटिशर्स ले लेते हैं इससे। ठीक है, तो ये होती है टाइमलाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड बंगाल। तो क्यों ऑक्यूपाइड किया था इन्होंने, उसके बारे में समझते हैं। बैकग्राउंड क्या था इसका? तो बैकग्राउंड ये था कि बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था मुगल अंपायर का। रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था क्योंकि ये समुद्र के किनारे भी था, है ना। और तो यहाँ पे ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा अच्छे से हो जाता था। ये बंगाल, आज का बंगाल जो है वो नहीं था। उस टाइम का बंगाल पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये पूरा बना के बंगाल था। ऑफिशियल पावर जो थी वो नवाब के पास रहती थी, है ना, बंगाल के पास में। आप स्टोरी समझते रहिए क्या बैटल ऑफ प्लॉसी हुआ क्यों, उसकी स्टोरी में बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह क्या थी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या था। तो बिहार जो था ना, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल बहुत अच्छे लेवल का होता था, सिल्क होता था और सॉल्ट निकलता था बिकॉज ऑफ समुद्र। ठीक है, सी रीजन था वो। तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल भी था। गंगा नदी यहाँ से जाती है, ब्रह्मपुत्र आती है। तो जो बंगाल से आइटम एक्सपोर्ट किए जाते थे यूरोप में, उनमें आपका साल्ट हो गया, राइस हो गया, इंडिगो की प्लांट हो गए, है ना, पेपर हो गया, या फिर शुगर हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें थी जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल में टसन होती है। क्यों होती है? क्योंकि बंगाल में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट जग जाता है। अब उनका एक बार इंटरेस्ट जग गया तो जग गया, है ना। तो एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट उनका आ जाता है। लगभग 60% जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स थे ना एशिया से, वो बंगाल से जाते थे। इसलिए और इंटरेस्ट जगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी जो टैक्स वैक्स देना पड़ता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। 60% जो एशिया से ट्रेड होता है वो सिर्फ बंगाल से होता था। अच्छा। तो बंगाल के साथ में रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, कंटिन्यू। तो इसलिए उन्होंने फैक्ट्री भी लगाई।
बंगाल में सबसे ज्यादा फैक्ट्री लगाई, बालासोर हो गई, हुगली हो गई, कासिम बाजार हो गई, पटना में, ढाका में, इन सब जगह उन्होंने फैक्ट्रीज लगा डाली। फैक्ट्रीज का मतलब ये नहीं होता वहां पे सामान बनाएंगे, और फैक्ट्रीज का मतलब होता है उस टाइम के हिसाब से कि वो लोग वहां पर सामान लाके हर जगह से रखेंगे और फिर बाद में शिप पे लोड करके वो लोग अपने देश निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब जगह फैक्ट्री लगाई। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की स्थापना 1690 में कर दी थी, है ना, जो मैंने बताया था यहाँ पर तीन गांव से। तीन गांव बनाए थे, तीन गांव खरीद लिए थे और कलकत्ता में फैक्ट्री सेटअप कर दी थी, लेकिन तीनों गांव को, समझिए, तीन गांव खरीदे ना, तो तीन गांव खरीद के उनको एक सिटी में कन्वर्ट करना तो उसमें टाइम लगे ना। 1690 में वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। फाउंडेशन रखा था कलकत्ता का 1690 में। कलकत्ता स्टेब्लिश कर दिया था एक कॉमर्शियल ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि कलकत्ता में तीन गांव थे, तीनों गांव को मिला के ही बनाया गया है और तीनों गांव पे ब्रिटिश का कब्जा था, तो इसका मतलब वो ब्रिटिश कॉमर्शियल कॉलोनी बन गया, वहां पे फैक्ट्रीज बहुत सारी सेटअप हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो था बंगाल में, वो लगभग 3000 रुपए वो पेड करते थे एनुअली मुगल अम्परर को, ताकि वो फ्रीली ट्रेड कर सके बंगाल में, ठीक है, राइट टू ट्रेड फ्रीली इन ट्रेड। तो 3000 रुपए लगभग उस समय एनुअली मुगल अम्परर को पेड करते थे। पूरी तरह से फ्रीली का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं देते, थोड़ा बहुत देते थे। EIC export from Bengal. The company paid 350 pounds annually in contracts. Its total export from Bengal amounted to over 50,000 annum. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश वालों को लिखना है, मैंने हिंदी में समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जब बताया आपको कि मुर्शीद कुली खान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, तो ये नवाब बन जाते हैं। ये पहले तो दीवान होते हैं बंगाल के, ठीक है, याद रखिएगा। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उससे पहले 1700 में ये बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1707 में जब डेथ हो जाती है किसकी, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं, है ना। तो होता क्या है, नवाब यहाँ पर शुजा उद्दौला, ये सारे नवाब चलते रहते हैं, ठीक है। और 1707 ईस्वी में फर्रुख सियाह एक रॉयल फरमान जारी कर देता है, जिसके थ्रू बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एक तरीके से फ्री ट्रेड के राइट दे देता है, ठीक है, फरमान। तो भाई ठीक है, ये लोग कर रहे होते हैं। टाइम आता है आपका सिराजुद्दौला का 1756 में, ठीक है। और उस टाइम पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में काफी टसन चल रहा होता है, और टसन वो होता है यहाँ पर सुप्रीमेसी का, ठीक है। तो उनमें कार्नेटिक्स बार होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, कार्नेटिक वॉर्स चल रहे होते हैं। अब वॉर से बचने के लिए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच अपनी अपनी कॉलोनीज में, अपनी अपनी फैक्ट्रीज के आसपास फोर्टिफिकेशन चालू कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब अपने किले की किलाबंदी करना, ठीक है। तो वो चालू कर देते हैं। अब ये नवाब को पसंद नहीं आता कि हमारे एरिया में, हम जहाँ पे रूल कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग फोर्टिफाइड कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। जब ये मना किया तो भाई फ्रेंच तो मान गए, फ्रेंच मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने। बोले नहीं भाई साहब, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो नहीं माने। जब नहीं माने तो भाई लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो नवाब ऑफ जो बंगाल थे सिराजुद्दौला, उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट उनका शुरू हो गया, ठीक है। और भी एक वजह ये भी थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, कि जो दस्तक मिला था ना, यानी कि जो रॉयल फरमान मिला था, उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था। उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था। ये बैटल ऑफ प्लासी के लिए बता रहा हूँ, दो, एक तो फोर्टिफिकेशन बता दिया, ब्रिटिशर्स माने नहीं, ठीक है। दूसरा, दस्तक का मिसयूज काफी ज्यादा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा प्राइवेट ट्रेड के लिए। देखिए, जो रॉयल फरमान था वो था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज थे वो मिस यूज कर रहे थे उसका प्राइवेट, अपने पर्सनल ट्रेड के लिए, जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है, आपको जिस काम के लिए दिया गया लाइसेंस, आप अगर उससे हट के करेंगे तो नहीं पसंद आएगा ना, आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो ये चीज पसंद नहीं आई। तो इसके बाद क्या हुआ, अ, जब ये मिसयूज करने लगे तो बंगाल की जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा था, उसमें कमी आ गई, में कमी आ गई। जाहिर सी बात है, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, टैक्स मिल ही नहीं रहा है जब, ठीक है। जितना ट्रेड हो रहा है वो लोग फ्री कर रहे हैं फरमान के नाम पर, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसीलिए नवाब ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चैलेंज कर रही कि नवाज की सोवर्निटी को, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ये समझ रही कि नवाब तो ऐसे ही कठपुतली है। तो उन्होंने ऑर्डर किया और डिमांड किया कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो प्राइवेट टैक्स कर रही है बाय द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरा टैक्स पे करें और फरमान का मिसयूज करना बंद करें। ब्रिटिशर्स ने नवाब के ऑर्डर्स का रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने हालांकि टैक्स को पे करने के बजाय उन्होंने कहा
कि हम आप पर हैवी ड्यूटीज लगा देंगे, क्योंकि आप हमारे कलकत्ता के अंदर, जो हमारे कलकत्ता जो है हमारे कंट्रोल में है, आपका वहां से इंडियन गुड्स एंटर करेगा तो हम हैवी ड्यूटी लगा देंगे। अरे भाई साहब, दिमाग हमरा ठनक गया नवाब का कि भाई बंगाल हमारा है, कलकत्ता उसमें एक पार्ट है। अब तुमने कलकत्ता खरीद लिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम तुम्हारे नवाब नहीं है। भाई राजा तो हम ही रहेंगे ना। तुमने खरीद लिया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो अलग चीज है। समझ आया ना। तो ब्रिटिशर्स ने उल्टा ये कह दिया कि आपका जो भी यहाँ से इंडियन गुड जाएगा कलकत्ता से, हम उस पर हैवी ड्यूटी लगा देंगे। अब ये और भड़क गया नवाब। तो beside the opposition, the Nawab suspected the company of being hostile to him and favoring him rivals for the throne of Bengal. उन्होंने सोचा कि कंपनी जो है ना अब हमें धमकी दे रही है, ठीक है ना, कि बंगाल का थ्रोन उनसे हट ले लेंगे। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, जब कंपनी बिगन टू फोर्टिफाई देयर पोजीशन इन कलकत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये स्टार्ट कर देती है, तो ब्रिटिशर्स मना करते हैं, ईस्ट इंडिया सॉरी नवाब मना करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंच मान जाते हैं लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, ठीक है। फ्रेंच कहाँ पे होते हैं, फ्रेंच अपनी कॉलोनी बनाए होते हैं चंदन नगर में, ठीक है। चंदन नगर बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहां पर कॉलोनी बनाए होते हैं। तो चंदन नगर में फोर्टिफाइड कर रहे होते हैं, तो फ्रेंच मान जाते हैं लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं। नवाब फिर क्या करता है, उनके पोजेशंस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो मानता है कि हमारी जो सोवर्निटी है उस पर ही अटैक कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, मान नहीं रहे, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो अटैक कर देता है। अब वो जब अटैक करता है तो जो वहां पर जो लोग होते हैं, ब्रिटिश के लोग होते हैं, उन सबको बंदी बना लेता है, ठीक है। उन सबको बुरी तरीके से बंदी बनाता है। और बंदी बना के वो एक छोटे से कमरे में, जिसको सेल बोलते हैं, एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, जिसमें घुटने की वजह से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। उस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट, ठीक है। उस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्रिटिश भाई मतलब कि आप नवाब को धोखा देते हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि हाँ हम चले जाएंगे, आप छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन ये जो झूठ था, ठीक है, ये एक झूठ था। ब्रिटिश हैड नॉट रिट्रीटेड कंप्लीटली। नवाब डिड नॉट परसुएडेड द ब्रिटिश एक्ट आउट ऑफ फॉल्टा। फॉल्टा एक जगह थी जहां पर ये सब हुआ था, जहां पर अटैक किया था। नॉट डिड ही टेक एडिक्वेट स्टेप टू डिफेंड कलकत्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मान जाते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, कलकत्ता को भी छोड़ देंगे, ठीक है, कलकत्ता को भी छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, आप हमें छोड़ दो, हमें जिंदा छोड़ दो। तो भाई नवाब मान जाता है, चलो जाने दो। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स इतने आसानी से तो शांत नहीं बैठने वाले। वो क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ताकि नवाब से बदला ले सकें। और पीछे पीछे नवाब से बदला लेने के लिए वो नवाब के जितने भी करीबी लोग होते हैं उनसे उनसे क्या करता है, मिलना स्टार्ट करता है। अब उन करीबी लोगों में ये सारा देखो लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1757 में ब्लैक होल टेस्टिंग हो गई, ठीक है। कहां पर हुई, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ हुई है ये अलीनगर, ठीक है। ये मेरा लिखा मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर होता है, ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला, मतलब मान जाते हैं इसके बाद तब। अब क्या होता है, ब्रिटिश अपने आप को तैयार करना शुरू कर देती है कि मुझे नवाब से लड़ाई करनी है, ठीक है। तो बैक चैनल जो होते हैं, बैक चैनल से टॉक बात होना शुरू हो जाती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर मीर बख्शी हुआ करता है, मतलब मिलिट्री कमांडर हुआ करता है। मानिक चंद होता है जो एक कलकत्ता में ऑफिसर होता है। अमीर चंद मर्चेंट होता है, व्यापारी। जगत सेठ एक बैंकर होते हैं, मतलब जो लोन वोन देते हैं। और खादिम खान था एक, जो कमांडर होता है नवाब की आर्मी में, ठीक है, खादिम खान। अब होता क्या है यहाँ पर, जस्ट मिनट, एक मिनट। हाँ, कहाँ पे थे, अच्छा, ऑल ऑल ऑफ देम कंस्पायर्ड अगेंस्ट नवाब, ठीक है। इन सब ने नवाब के विद्रोह में शुरू खड़े हो गए और ब्रिटिशर्स का चुपके से साथ देने लगे, ठीक है। आता है दिन 23 जनवरी 1757 का, और बैटल ऑफ प्लासी होता है। लेकिन आप समझिए, बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में सारे ये लोग थे,
सारे ये लोग थे किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। और ये लोग गए वहां पे, सिराजुद्दौला को लेके गए, मीर जाफर वहां पे सिराजुद्दौला का खत्म कर देता है ना। मीर जाफर उसको धोखा दे देता है और उसको मार देता है। अब जब मार देता है तो मीर जाफर नया नवाब बन जाता है ना। मीर जाफर नया नवाब बन जाता है, कहाँ का, बंगाल का। और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जमींदारी राइट्स दे देता है, बंगाल के जमींदारी राइट्स दे देता है। 24 परगना देता है ब्रिटिशर्स को, मतलब 24 परगना के जमींदारी राइट्स दे देता है। परगना मतलब प्रोविंस, वहां की छोटी छोटी जगह होती है, ठीक है। कंपेंसेटेड द ब्रिटिश विद 2 करोड़ ऑफ बेजिंग बार अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो बंगाल पे एक भारी कंपेंसेशन देता है बंगाल के लोगों द्वारा, कि 2 करोड़ रुपए हम आपको दे रहे हैं कि आपने, आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम कंपेंसेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर 1757 बना, ठीक है। मीर जाफर, अब ब्रिटिशर्स की डिमांड जो थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, ब्रिटिशर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, जिसको पूरा करने में मीर जाफर असमर्थ हो गया था, ठीक है। मीर जाफर उनको पूरा करने में असमर्थ हो गया। अब जब असमर्थ हो गया तो भाई ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को नवाब की पदवी से हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया नया 1760 में, अभी बताया था ना। अब मीर कासिम जो था, इससे इस पे भी प्रेशर बनाया जा रहा था भाई, इस पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई हमें ये सब चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है। लेकिन मीर कासिम कह रहा था भैया जब हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो हम कहाँ से दें बताओ, हम खुद ही तुम्हारे पेंशनर बने हुए हैं, तुम हमें जब कुछ छोड़े ही नहीं मेरे पास में, सब कुछ तुम कलेक्ट कर रहे हो, तो हम कहाँ से दें। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को भगाने का तरीका सोचा। जब ब्रिटिशर्स को भगाने का तरीका सोचा तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। तो होता क्या है, हेलो, हेलो, हाँ ठीक है। अरे कल वाला यार हो गया ना कांड, तो यार बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है। तो बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग आते हैं सामने से। एक तो बंगाल, बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, जो मीर कासिम बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब होता है, सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब होता है, ठीक है। उसके बाद शाह आलम टू मुगल एम्परर होता है, ठीक है। शाह आलम टू मुगल एम्परर होता है। एक करेक्शन कर लीजिए, माफी चाहता हूँ, एक करेक्शन कर लीजिए बस, यहाँ पर सुजाउद्दौला नहीं है, यहाँ पर सुजाउद्दीन है, ठीक है। माफी चाहता हूँ, मुझे मैं वहां पे देखा हूँ ना तो ये मुझे तुरंत याद आ गया। यहाँ पर सुजाउद्दीन है, ठीक है, जो नवाब बना था। आपको कितना क्लियर होगा, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो अब इनमें, अरे अरे रुक जा भाई। हाँ, 3 लोग आते हैं, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब सजाउद्दौला, और शाह आलम टू जो मुगल एम्परर होता है। ये लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहा होता है। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी में कौन लीड कर रहा होता है, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीड कर रहा होता है, बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स, ये होता है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जब ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है ना उस समय मद्रास में होता है, मद्रास में बैटल लड़ रहा होता है फ्रेंच के साथ में, ठीक है। बाद में इसको बुलाया जाता है, बहुत गुस्से में आता है, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं नवाब को, ऐसी की तैसी नवाब की, है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बहुत गुस्से में आता है। और फिर इसको रोका जाता है कि भाई थोड़ा दिमाग से काम ले, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, इन लोगों को मिला लेते हैं अपने साथ में, और फिर दूसरा बैटल लड़ेंगे तब इनको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। इन तीनों ने इन तीनों ने ब्रिटिशर के साथ में लड़ते हैं, और यहाँ पर जो लीड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो होता है, और ये जीत जाता है। और बाद में 2 ट्रीटी होती हैं इलाहाबाद की, चलिए समझते हैं। पहली ट्रीटी होती है इलाहाबाद की शाह आलम टू के साथ में रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की, दोनों ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव की होती है। ब्रिटिशर्स को बीमानी राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। मीर जाफर फिर से नवाब बन जाता है बटार का, बंगाल का, क्योंकि मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया था, और मीर कासिम तो मारा गया, ठीक है। तो मीर जाफर को फिर से बना दिया गया, और ये पपेट नवाब होता है। पपेट नवाब होता है, ठीक है। और शाह आलम टू जो होता है
मुगल एम्परर उसको पेंशनर बना के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, 26 लाख होने लिए, और इसको इलाहाबाद में ही रखा जाता है ब्रिटिश के पेट्रोन में, ठीक है। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है सुजाउद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। सुजाउद्दौला मतलब यावत का नवाब है, नवाब और बाबत, इसके बीच में ट्रीटी होती है, ठीक है। तो ये होता है ब्रिटिश सुप्रीमेंसी का यहाँ से स्टार्टिंग 1765 तक, ठीक है। यहाँ से मतलब अब 2 वॉर जीत चुके हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े जीत चुके हैं, आप समझिए 3 पावर्स को इन्होंने सेकंड बैटल में हराया, ठीक है, बक्सर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के जितने भी रूलर्स थे वो यहाँ से थोड़ा तो मतलब वो होंगे, डरेंगे, है ना। तो इन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी यहाँ पर स्टार्ट होती है, और यहाँ तक 1759 में बैटल ऑफ बेदारा से ये लोग डच को हरा चुके हैं। 1760 में ये लोग बैटल ऑफ वांडीवास से फ्रेंच को भी हरा चुके हैं, ठीक है। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से इंडियन रूलर्स को भी हरा चुके हैं, यानी कि ब्रिटिश पावर की सुप्रीमेसी इंडिया में स्थापित हो चुकी है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा। डुअल गवर्नमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। डुअल गवर्नमेंट मतलब दीवानी राइट्स से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और निजामत राइट से नॉमिनेट करते हैं, डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट कर दिया, जो कि जुडिशियल का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जुडिशियल दोनों कर रहा है, डबल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल चला रहा है। बाद में ये डबल गवर्नमेंट को ये 7 साल ही चली। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बन के आता है बंगाल का, ठीक है, गवर्नर बन के आता है पहला बंगाल का, और ये अबलिश कर देता है, ठीक है। अच्छा, बाद में ब्रिटिशर्स के बाद में जो ताकत आती है फ्रेंच। ये हमने ब्रिटिशर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, अभी आगे और पढ़ेंगे। अब आते हैं फ्रेंच। तो 1664 में ये वहाँ के लुइस 14 होते हैं कॉलवर्ट। तो इनके अंडर में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। इंपोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट क्या होते हैं, तो पौंडीचौरी कैपिटल बनाते हैं। चंदन नगर बंगाल में, ये वही चंदन नगर है जहाँ पर फोर्टिफाइड कर रहे होते हैं, सिराजुद्दौला मना करता है ना। माहे कराईकल यानम। अब मेन गवर्नर इनका होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स ही जो कार्नेटिक वार्स होते हैं, कार्नेटिक वार्स मतलब फ्रेंच और इंग्लैंड के इंग्लिश के बीच में जो वॉर्स होते हैं, यहाँ पर अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए उनमें डुप्लेक्स जो होता है वो काफी इनका तगड़ा बंदा होता है फ्रेंच। अगर डुप्लेक्स को यहाँ से बुलाया ना जाता वहां से, उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा है। तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में यूरोप में बैटल हो रहे थे। यूरोप में बैटल हो रहे थे, तो वहां पर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस में लिखा था कि आपको डुप्लेक्स को इंडिया से बुलाना पड़ेगा, ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित कर सके, क्योंकि डुप्लेक्स अगर यहाँ रहता तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी यहाँ पर स्थापित होती ही नहीं। तो शायद हम इंग्लिश की जगह पर अभी हम फ्रांस पढ़ रहे होते, है ना, फ्रेंच पढ़ रहे होते, ठीक है। अच्छा, पौंडीचेरी को जो कैपिटल बनाया था ये बीजापुर से लिया था इन्होंने, फ्रेंच ने, 1674 में, ठीक है। बाद में उससे पहले ये जो थे बना चुके थे। फर्स्ट फैक्ट्री आपकी सूरत में 1668 में बनाई थी, फिर मसूलीपट्टनम 69 में, 74 में सूरत बीजापुर में क्या नाम पौंडीचेरी में बनाई थी, और इसी को कैपिटल बना दिया। फिर चंदन नगर, यानम, माहे, मरे, कराईकल, ये सब जगह बनाया था। फाउंडर कौन था, बताया था आपको पौंडीचेरी का, तो ये फ्रैंकोइस मार्टिन था, यही पहला गवर्नर था। अब ब्रिटिश के साथ में अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। इन्होंने 3 वॉर लड़े हैं, 1764 से 1763, ठीक है, 1764 से 1763, और इन तीनों वार को हम लोग देखेंगे, वन बाई वन देखेंगे, ठीक है। जब हम वॉर्स करेंगे ना, यहाँ पर वॉर्स करेंगे तब हम देख लेंगे। अगर आप बताएं तो मैं अभी दिखा दूं, अभी करा दें क्या, कार्नेटिक वॉर्स। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा वैसे, कुछ, क्योंकि 1 मिनट देखता हूँ, पहुंचता हूँ। उसी टाइम करा देंगे, चलिए, जब वो कराएंगे तभी करा देंगे, ठीक है। खिचड़ी नहीं पालते हैं। तो ये 3 कॉर्नेटिक बार लड़े थे और फ्रेंच तीनों हार गए थे, ठीक है। इसलिए फ्रेंच पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और बैटल ऑफ बॉन्डिवस 1760 में एक फाइनल बैटल होता है ब्रिटिशर्स के साथ में, और वो हार जाते हैं, और यहाँ से फ्रेंच पावर डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। ये बता दिया था। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो आर्मी कमांडर था वो आयरकूट था, आयरकूट। और जो फ्रेंच की तरफ से था वो कॉम्टे दे लाली था। लाली को लॉलीपॉप पकड़ा के यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स बैटल जीत जाते हैं। अब आते हैं डेंस, जो लास्ट में आए थे। 1616 में ये डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। मेजर सेंटर इनका ट्रैंकोवेदार था, ट्रंकेबाद तमिलनाडु में, और अनदर सेंटर सीरमपुर बंगाल में आए थे ये। इन्होंने सारे सेटलमेंट 1845 में ब्रिटिशर्स को भेज दिए और यहाँ से गायब हो गए, चले गए, ठीक है। इनका ज्यादा कुछ रोल था नहीं।
बाकी बैटल ऑफ प्लासी हिंदी इंग्लिश जिसको भाई चाहिए जो, वो यहाँ से उठाए और छाप ले, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, कॉच, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, किसके बीच लड़ा गया, सब हिंदी इंग्लिश सब कुछ लड़ा हुआ है वहां पर, मैंने समझाया है क्योंकि मुझे लिख के पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। लिख के सब लाया हूँ, लेकिन मुझे लिख के पढ़ाने में मजा आता है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए यहाँ पर बहुत चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैं पढ़ूंगा ना तो आप सब चीजें पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें नहीं पढ़ेंगी, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है तो आप वो चीज सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो वो जल्दी याद होता है, ठीक है, इसलिए मैं लिख के पढ़ाता हूँ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला के साथ में, यहाँ से दीवानी राइट बंगाल बिहार उड़ीसा के मिल जाते हैं, ठीक है। अब मुगल एम्पर जो रह जाता है, पेंशनर रह जाता है, मतलब नॉमिनल हेड हो जाता है, वो इलाहाबाद में उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है, ब्रिटिश की निगरानी में, ठीक है। इतना हो जाता है। अब 1772 में मैंने आपको बताया कि गवर्नर बन के आता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जारी करती है। तो वहीं पे अब हम आते हैं मेजर एक्ट्स पर, जो ब्रिटिश रूल में मेजर एक्ट्स पास किए गए थे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसको बनाया गया। फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल की गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाते हैं और वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बना के यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को। और यहीं पर क्या होता है, 1774 में अगले साल सुप्रीम कोर्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनाया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रूल करेंगे तो यहाँ पर क्राइम भी होंगे, क्राइम होंगे तो वहां की सुनाई सुनवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके साथ में 4 मेंबर काउंसिल और रखी गई, ठीक है। 4 मेंबर काउंसिल और रखी गई गवर्नर जनरल के साथ में। गवर्नर गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, इनको सबऑर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, ठीक है। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम था, इनके पास वीटो पावर वगैरह सब थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे, जुडिशियल फंक्शन थे और लेजिस्लेटिव फंक्शन, तीनों अभी इसी के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स द यंगर वहां के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1784 में, ठीक है। तो डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया कि पॉलिटिकल कंट्रोल जो भी होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी, किसके थ्रू, वो रखेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उसके थ्रू पॉलिटिकल कंट्रोल जो भी होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट रखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी। यहाँ पर 6 मेंबर की कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते थे उनको यहाँ पर भेजा गया। 6 मेंबर बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वो रहेंगे, ठीक है। बाकी जो कॉमर्शियल कंट्रोल है वो सब 24 मेंबर की कमेटी एक देखेगी, 24 मेंबर की कमेटी जो होती है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो स्टेब्लिश की गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में बना दिया गया, हो गया। अब काउंसिल मेंबर जो थे ना, जो 4 लोग काउंसिल मेंबर गवर्नर जनरल की बॉडी में होते थे, उनको 4 से 3 कर दिया गया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया ना, तो यहाँ पर इसको कम कर दिया गया। अब पहली बार एक वर्ड का यूज किया गया था, वो था ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया, ठीक है, वो किया गया था इस एक्ट में। फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाई द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया, ठीक है। इतना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1793 आता है। देखिए क्या होता है, अब चार्टर एक्ट आना शुरू होते हैं 1793 से, ये हर 20 साल बाद रिन्यू होंगे, ठीक है, हर 20 साल। इसीलिए आप देखते होंगे 1793 का आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, है ना। उसके बाद नहीं आया, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, क्राउन के पास में पूरा रूल चला गया, ठीक है। अब इस रूल से वीटो दे दी गई, किसको, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को वीटो दे दी गई, ठीक है, कि आपका वीटो वैलिड रहेगा। आप अगर किसी चीज पर वीटो लगा देंगे, किसी चीज को मना कर देंगे, तो वो चीज नहीं होगी, चाहे भले वो बहुमत से हुई हो पास। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, 5 लाख पाउंड एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ इंडियन रेवेन्यू से देना कंपलसरी कर दिया था कि 1793 से, कि 5 लाख पाउंड आपको हमें देना पड़ेंगे। सेपरेट रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन कर दिए। अभी तक क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे, रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन जो थे वो सेपरेट कर दिए गए। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड जो होती है बंद कर देता है, कहाँ पर, ट्रेड पे, ठीक है। और एक्सेप्ट टी, टी और चाइना ट्रेड के साथ में छोड़ के, ये भी 1833 में ये भी बंद हो जाता है, लेकिन 1813 में रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स में बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो विद्रोह कर देती हैं, वो कहती हैं कि भाई आप एक कंपनी को पूरी मोनोपोली कैसे दे सकते हैं पूरे इंडिया में, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली इंडिया में कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है, हम
इंडिया के लिए आपके दरवाजे खोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हम इंडिया के लिए आपके दरवाजे खोलते हैं, आप जाइए वहां पर ट्रेड करिए, लेकिन चाइना और टी के साथ में ट्रेड आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा होता है। अब ये लोग यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर देते हैं कि आप जाइए वहां पर प्रचार करिए, ईसाई में कन्वर्ट कराइए सबको। ठीक है, और इसके लिए और क्या कहा 1813 में इन्होंने कहा कि एजुकेशन पर 1 लाख पर साल पर ईयर खर्चा करना होगा आपको, 1 लाख पर ईयर खर्चा करना होगा। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज पहले से काम कर रही थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। चौथी प्रेसिडेंसीज बनाने की बात की गई आगरा में, लेकिन कभी भी बनी नहीं। ठीक है, कभी भी बनी नहीं, बनाने की बात की गई लेकिन बनी नहीं। अब यहाँ से एक और चीज होती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। जो बंगाल का होता है गवर्नर जनरल, अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अच्छा, विलियम बेंटिक ने क्या किया था, इन्होंने स्लेवरी को एबलिश कर दिया था 1843 में। ठीक है, स्लेवरी को एबलिश कर दिया था 1843 में। और कंप्लीट इन्होंने कंपनी के ट्रेड को कंप्लीटली एबलिश कर दिया, या इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने मोनोपोली को पूरी तरीके से एबलिश कर दिया था। जो अभी तक चाइना और टी के ट्रेड पर जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको भी पूरी तरीके से एबलिश कर दिया। अब यहाँ पर लॉ कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लॉ कमीशन। और कौन लेके आया था ये लॉ कमीशन, तो ये लॉर्ड मकाले थे। और इस एक्ट के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना गवर्नर जनरल की, वहां पर एक और मेंबर को ऐड किया गया। अब वो एक मेंबर थे लॉ मेंबर, और उस टाइम पर लॉ मेंबर थे कौन, लॉर्ड मकाले थे। ठीक है, तो इनको ऐड कर दिया गया। आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट आता है 1857। ये लास्ट चार्टर एक्ट होता है, और इन्होंने बोला इन्होंने इसमें मतलब हर साल लिखा होता था कि 20 साल के लिए आपको एक्सटेंड होगा, लेकिन इन्होंने ये एक्सटेंड ही नहीं किया था। इन्होंने बताया नहीं था कि भाई 1873 में दोबारा आपका चार्टर आएगा, हम 1873 में अब मिलेंगे। इन्होंने बोला ही नहीं था। ठीक है, यानी कि कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो करप्शन हो रहा था चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उससे अवगत थी। वो चाहती थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अबोलिश किया जाएगा और मोनोपोली इनकी खत्म की जाएगी। जो वहां पर ये सब चीजें संभाल रहे हैं वो पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में लिया जाएगा। ये ब्रिटिश चाहती थी, लेकिन हुआ क्या, 1857 में रिवोल्ट हो गया, तो फिर लेना ही पड़ा उनको जल्दी। अच्छा, इसने क्या किया, इसने ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, इंडियन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इसने एस्टेब्लिश किया। नए 2 प्रोविंस बनाए गए, सिंध और पंजाब, और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर रखे गए। ठीक है, लॉ मेंबर बिकम फुल मेंबर। अभी तक लॉ मेंबर जो यहाँ पर था उसको फुल मेंबर नहीं बनाया गया, सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए मेंबर उस पर अपॉइंट किया गया था, ऐड किया गया था। इसको वीटो पावर नहीं, राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, इसके पास राइट टू वोट नहीं था, लेकिन अब ये फुल मेंबर बन गया। जब फुल मेंबर बन गया तो इसके पास राइट टू वोट भी आ गया। ठीक है, गवर्नर काउंसिल की जो होती थी 6 मेंबर की थी, वो 12 नंबर की हो गई। ठीक है, 12 मेंबर की हो गई। अब आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में पास किया गया। यहाँ से कंपनी रूल यहाँ से खत्म हो जाता है, और जो पावर होती है वो ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ से 2 पोस्टें बनाई जाती हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। जो गवर्नर जनरल होते हैं ना, वही लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। और वायसराय की एक पोस्ट और ऐड की जाती है। इंडिया डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल कर रही थी। फिर आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको इंट्रोड्यूस किया। लेजिस्लेटिव पावर जो थी उसको प्रोविंस में रिस्टोर कर दिया। ठीक है, प्रोविंस में रिस्टोर कर दिया, कानून बनाने की शक्ति दी गई प्रांतों को। फिर 1892 का आता है, यहाँ पर इनलार्ज कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मतलब इसका जो साइज था वो बड़ा कर दिया थोड़ा। मेंबर अब क्या थे, मेंबर क्वेश्चन को आस्क कर सकते थे। मेंबर जो थे वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन हालांकि वोट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या काउंसिल्स में वोट नहीं कर सकते थे, इतनी पावर इनको नहीं दी गई थी। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो था मॉन्टे या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो पहला था मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया थे, और मिंटो जो थे वायसराय थे। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ पर मैं कुछ और चीजें बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा, लेकिन तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इंक्रीज नंबर ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का जो नंबर था वो उसको विस्तार किया, और उसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब को
जोड़ा गया। पहले इंडियन थे ये, ठीक है, पहले इंडियन थे। हम्म, उसके बाद 1909 आ गया। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए पहले, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। 1853 नहीं, 1833 में। यहाँ पर एक चीज आप ये लिख सकते हैं कि जो इंडियंस थे ना, लॉर्ड मकाले यहाँ पर लॉ मेंबर बने, लॉ कमीशन बना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियंस को अलाउ किया, अलाउज इंडियंस टू अपॉइंटेड एज जज। यानी कि ये अब जज की तरह भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन जजेस भी अब अपॉइंट किए जा सकते हैं लॉ कमीशन की तरफ से। ठीक है, ये हो गया। और 1858 आता है, 61 आता है। अच्छा चलो, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पर हाई कोर्ट बनाए गए थे। हाई कोर्ट पूरा ही लिखिए ना। हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए गए थे कहाँ पर, तो ये थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, तीन जगह हाई कोर्ट बनाए गए थे। ठीक है, यहीं पर 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। यानी कि कौन सा मंत्रालय जो होते हैं ना, पोर्टफोलियो, किसको क्या कौन सा मंत्रालय दिया है, वो वाला पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, या फिर डिपार्टमेंटल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम एंड कैबिनेट सिस्टम, यहीं पर लिख लीजिए, क्या दो लाइन लिखे, कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इसमें वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पांचवा मेंबर एक ऐड किया था। अभी तक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की होती थी, है ना, 4 मेंबर की होती थी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पर फिफ्थ मेंबर वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि 1858 के बाद वायसराय आ गए थे ना, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनमें पहले 4 मेंबर होते थे और पांचवा मेंबर ऐड किया गया, इंडियन थे वो, और इंडियन में भी जूरिस्ट थे। तो इंडियन यानी कि जज थे, जूरिस्ट, उनका नाम था, गैस करिए क्या हुआ, अरे कर लीजिए थोड़ा, वो थे राजा ऑफ बंगाल। हम्म, आप एक काम कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे ये मान लीजिए, जो जूरिस्ट थे, बस इतना याद रखिए, फर्स्ट मेंबर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ याद आया, मैं भूल गया। 1999 का, ठीक है। अब चलिए 1999 पे आते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, और पहले इंडियन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पर याद रखिए, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, पहले इंडियन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो शामिल किए गए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, अब यहाँ पर बस ये याद रखिए कि पांचवा मेंबर बस ऐड किया गया था। ठीक है, 1909 में आके इंडियन को जोड़ा गया था। और जो सत्येंद्र प्रसाद थे ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये लॉ मेंबर, ये जूरिस्ट थे। ठीक है, जो वहां पर था ना वो नहीं, जूरिस्ट थे, यानी कि ये लॉ मेंबर थे। और ये जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स होंगे ना, वही मुस्लिम को वोट दे पाएंगे। मुस्लिम कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हुआ है, तो वहां पर हिंदू वोटर्स वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो मिंटो है ना, ये मिंटो, इसको फादर ऑफ, क्योंकि इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी वाइज इलेक्टोरल सिस्टम इसने चालू किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेक चैनसॉन रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसने क्या किया, प्रोविंसेस में डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस करता है प्रोविंस में। ठीक है,
और रिजर्व सब्जेक्ट रखता है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर, ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर के अंदर। ठीक। बाई कैमरलिज्म 2 हाउस बनाता है, एक राज्यसभा, लोकसभा। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, एंग्लो इंडियन और एक्स्ट्रा। ठीक है। तो 1909 में ये मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देता है, 1919 में ये सिख एंग्लो इंडियन को देता है, 1935 में आते आते ये वुमेन एस सी एस टी को भी दे देता है। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन एस सी एस टी, ये मैंने यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ भी था, आपको उस दिन याद भी कराया था, लेकिन क्या करें, वीडियो ही वॉइस नहीं आई। ठीक है। तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख एंड एंग्लो मुस्लिम, और 1935 में वुमेन और एस सी एस टी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। तो 1935 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसको पूरी पावर दे दी गई। ठीक है। यानी कि जो भी स्टेट थे, प्रोविंस मतलब स्टेट, ठीक है, आज टाइम के स्टेट, उनको पूरी स्वायत्ता दे दी गई कि आप अपने हिसाब से पूरी पावर दे रहे हैं हम आपको, आप पूरी अपनी तरफ से काम करो। डायरकी जो प्रोविंस में थी, जो प्रोविंस में डायरकी थी उसको एबलिश कर दिया गया और सेंटर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। प्रोवाइडेड सेपरेट, ये बता चुके हैं। इसने फेडरल कोड बनाया, फेडरल कोड मतलब एक केंद्र में एक कोई ऐसा कोड होना चाहिए। फेडरल कोड नहीं, फेडरल बैंक लिखी है यहाँ पर। नहीं, सही है, सही है, सही है। फेडरल कोर्ट बनाया जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है। और एक बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है, और यहाँ पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, और यहाँ से ब्रिटिश रूल खत्म होता है। ठीक है। ये होते हैं सारे मेजर एक्ट्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक बार टाइम देख लें कि कितने घंटे की हो गई वीडियो। 1 घंटा 6, अभी ठीक है, टाइम है हमारे पास। 10-15 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है। जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, पहले आते हैं वारन हेस्टिंग, 1773 में आते हैं ये, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने, इन्हीं की टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। इन्हीं के टाइम पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पर एक जगह लिखी हुई है किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या हुआ था। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था, क्योंकि 1785 तक ये बोलते हैं, माने जाते हैं ना। इन्होंने कलकत्ता में मदरसा एक फाउंड किया इस्लामिक स्टडी के लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ठीक है। इम्प्लीमेंट ट्रायल इन ब्रिटेन नॉट कन्विक्टेड, ब्रिटेन में इनके खिलाफ एक ट्रायल चला था, लेकिन इनको दोषी नहीं पाया गया, तो इनको फिर छोड़ दिया गया, लेकिन इनको हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है। गवर्नर जनरल की पोस्ट से तो इनको हटा ही दिया गया। ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 थे, इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ये अमेरिका में युद्ध लड़ रहे होते हैं, जो अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है ना, उसमें वहां पर जो ब्रिटिशर्स की तरफ से होते हैं वो यही होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और काफी सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल, तो परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने शुरू किया बंगाल में। ठीक है। 1793 में। अब ये 3 तरह के सेटलमेंट थे, इनको जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस की इन्होंने स्थापना की, शुरू की। इन्होंने एक कोडिफाइड कॉर्नवालिस कोड को इम्प्लीमेंट करवाया था। ठीक है। कॉर्नवालिस कोड। और थर्ड मैसूल वॉर विद टीपू सुल्तान इन्होंने लड़ा था 1700 नहीं, 1786 में। ठीक है। तो ये जो वॉर्स हैं वो भी हम लोग करेंगे। अगली क्लास में तो मराठा करेंगे, तो हम सोच रहे हैं मराठा के साथ में ही अंदर अंदर जो वॉर्स हुए थे, पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, उनको भी निपटा लेते हैं, अगर टाइम बचा तो कर लेंगे। ठीक है। ये भी। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में, 98 से 1805। इनका सबसे जो मेन जो बोला जाता है, जो काफी कंट्रोवर्शियल, ये सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस 1799 में, 1798 में या 99 में लेके आए थे ये, 98-99 में लेके आए थे। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था कि सब्सिडरी अलायंस में आप मेरे अंदर आ जाइए, कोई भी आपको बाहर से आक्रमण करेगा तो ब्रिटिश सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है। इन्होंने, इन्हों के टाइम पे ही फोर्थ मैसूर वार होता है 1799 में, जहां पर टीपू सुल्तान मारा जाता है। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित करते हैं। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन स्थापित करता है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, हेस्टिंग 1813 से 1823। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की रणनीति को समाप्त कर दिया था। ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ते हैं, ये यहाँ से एंग्लो मराठा पावर, मराठा पावर जो होती है ना, उसका एंड हो जाता है। ठीक है। और पिंडारी वार फाउट, तो पिंडारी का युद्ध होता है, ये सब बताएंगे। ठीक है, बाद में।
बस अभी आप यहाँ ये याद रखिए कि कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पर क्या बैटल लड़ा गया, ठीक है। बाकी जो बैटल होंगे वो फिर हम लोग आगे जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे, उस टाइम पर भी बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन ये सीक्वेंस है ना बेटा, ठीक है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, अभी जब मैंने बताया, तो वहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे विलियम बेंटिक, उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। इन्होंने सती सिस्टम को एब्लिश किया था 1829 में। इन्होंने ठगी को भी जो था दमन किया था, उसका सप्रेस्ट किया था, ठीक है। ठगी आपने देखा हो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी आई थी, उसमें विलियम बेंटिक को दिखाया गया है ना। तो अमिताभ बच्चन और आमिर खान की वो ठगी थी। प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ मैकाले, तो मैकाले इन्हीं के टाइम पर एक मैकाले माइन्यूट नाम का एजुकेशन के लिए वो लेके आए थे, रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे लाए थे 1834 में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना। लॉर्ड ऑकलैंड इनके बाद आते हैं 36 से 42। पहला अफगान वॉर इन्हीं के साथ होता है, लेकिन बाद में अफगानिस्तान से ये लड़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां पर वो कहाँ से कैसे बाहर कर रहे हैं इनको कुछ समझ ही नहीं आया, तो इन्होंने अफगान को छोड़ दिया और इसीलिए अफगानिस्तान इनके कब्जे में नहीं रहा। अफगानिस्तान से ये हार गए थे, ब्रिटिश की डिफीट हुई, बाद में चले आइए। एलन बोरो आते हैं 1842 से 1844। ये सोमनाथ टेम्पल को गेट्स को ओपन करा देते हैं दोबारा, ठीक है, दोबारा से ये भारत वापस ले आते हैं, मतलब सोमनाथ टेम्पल के गेट जो होते हैं, जो चुरा के ले जाते हैं लोग, रूलर्स जो होते हैं, वो वापस ले आते हैं और यहाँ पर लगवा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डलहौजी। डलहौजी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1848 इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक प्रथा, एक पॉलिसी थी, उसको इम्प्लीमेंट किया था। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि अगर किसी राजा का, ठीक है, देहांत हो जाता है, मर जाता है वो, और उसका ओरिजिनल बच्चा नहीं होता है, कोई खुद का बच्चा नहीं होता है, वो गोद लेता है, तो वो जो गोद लिया हुआ बच्चा होगा ना, वो राजा बनने का हकदार नहीं होगा, और जो उसका सत्ता होगी वो रानी भी नहीं संभाल सकती, वो आ जाएगी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत सिद्धांत, ठीक है। अब इसके थ्रू इसने बहुत सारे जो राज्य थे उनको कैप्चर कर लिया था। उनमें सबसे पहला आता है सतारा, इनमें सबसे पहला आता है सतारा 1848 में, ठीक है। फिर आता है आपका जयपुर 1849 में। ये याद रखिए किसको कब किया गया, ठीक है, भगत 1850 में, ठीक है। और उदयपुर, उदयपुर 1852 में, ठीक है, 1852 में। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है। चलिए छोड़िए, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853, ठीक है। और उसके बाद नागपुर और अवध को ले लिया था 1854 और 56 में। नागपुर और अवध, ठीक है। आप अवध को ऐसे लिखें, बच्चा AWAH करके लिखें, ठीक है, 1856 में, ठीक है। तो इनको बारी बारी इनको अनेक्स कर लिया था। रेलवे को इसने सिस्टम, रेलवे सिस्टम इसने चलाया 1853 में, और पहली ट्रेन चलवाई थी मुंबई से थाने। टेलीग्राफ सिस्टम और पोस्टल सिस्टम को इसने इंप्लीमेंट कराया, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो PWD डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसने स्टेब्लिश कराया था। काम तो इसने अच्छे किए थे, लेकिन कुछ काम इसने इतने खराब कर दिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले लो, ठीक है। इसी के टाइम मतलब एक तरीका, एक वजह ये भी थी, जो 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, ये तो अपना भाग गया। ये तो भाग गया, है ना, क्योंकि ये यहाँ से चला गया था 1856 में। वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। ये मॉडर्न एजुकेशन फाउंडेशन को स्टेब्लिश करने वाला था। मॉडर्न एजुकेशन फाउंडेशन रखी इसने, आधुनिक शिक्षा की नींव, और इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था उसको स्टेब्लिश किया था, ठीक है। काम अच्छे अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो टेलीग्राफ सर्विस थी ना,
इसको याद रखिए, टेलीग्राफ सर्विस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। तो ये कलकत्ता एंड आगरा के बीच में चलाई गई थी, कलकत्ता एंड आगरा के बीच में 1853 में। ठीक है। और ये रेलवे मुंबई से थाने, उस टाइम पे मुंबई नहीं बोला जाता, उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था। ठीक है, बॉम्बे टू थाने 1853 लिखा हुआ है। ठीक है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसने स्टार्ट कराया था, सिविल सर्विस बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1853 में इसने स्टार्ट कराया था। ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस बाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी तक ओपन एग्जाम होता था, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशन इसने स्टार्ट कराया। अभी तक मैंने बताया था ना ओपन एग्जाम होता था, है ना, तो 1853 में इसने स्टार्ट कराया था। उसके बाद इसने एक वुड्स डिस्पैच, ये आया था जो वुड्स डिस्पैच, ठीक है, 1854 में। ये प्रोवाइड करता था एडिक्वेटली आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन, इसको आप लिख सकते हैं, एक आ गया मैग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है। और इसी के टाइम पर शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। शिमला, क्या लिखा हूं, शिवा, शिमला वॉज मेड, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती थी और शिमला ठंडा रहता था, इसलिए इसने समर कैपिटल वहीं बना दिया था, वहीं सेटल हो गया। समर कैपिटल, समर कैपिटल। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया। आई होप इतना क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डायलॉजी के बारे में पढ़ना जरूरी था, कि 1757 में इसने काम भी अच्छे, काम भी ज्यादा किए थे। और 1757, 1857 का इसके टाइम पे विद्रोह भी हुआ था। तो मतलब इससे पहले हुआ था, इसके बाद हुआ था, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद हुआ था। लेकिन कुछ वजह इसकी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली, जिसके कारण विद्रोह हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसरॉय ऑफ इंडिया था, क्योंकि 1858 का एक्ट आया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 जो अभी तक चलती आ रही थी, जो 1 जुलाई 2024 से किसमें कन्वर्ट हो गई, बीएनएस में कन्वर्ट हो गई, है ना, वो आईपीसी 1860 में लॉर्ड कैनिंग लेके आई थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। और लॉर्ड कैनिंग ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। वहां पर भी बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। फिर आते हैं आपके लॉरेंस, एक मिनट, लॉरेंस आते हैं फिर, और ये स्टेब्लिश करते हैं हाई कोर्ट, स्टेब्लिश करते हैं हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है। और ये इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सेटल करते हैं, सेटअप करते हैं इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मायो, और लॉर्ड मायो का तो मोय मोय हो जाता है, क्योंकि इनको मार दिया जाता है, असैसिनेटेड हो जाते हैं ये। फर्स्ट वाइसराय टू बी असैसिनेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्टार्टेड मायो कॉलेज इन अजमेर और प्रिंसेस, यानी कि जो प्रिंसेस होते थे, राजाओं के बच्चों के लिए, इन्होंने मायो कॉलेज स्थापित किया। और इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट टाइम अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस स्टार्टेड इन 1872। ठीक है। 1872 में पहली बार अनऑर्गेनाइज सेंसस अनऑर्गेनाइज सेंसस हुआ था। ठीक है, पहला सेंसस जिसको बोला जाता है। और ये असैसिनेटेड हो गए थे, ये इनको असैसिनेटेड किया गया था अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। लॉर्ड लिटन आते हैं, इनका तो नाम ही सुन के, मैं पता नहीं क्यों, मैंने जितनी बार इनको पढ़ा है, इनका नाम सुन के मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है, और काम भी उन्होंने वैसे किया है। 1876 से 1880 तक आते हैं। ये भाई साहब इस टाइम पर पूरी तरीके से इंडिया में सूखा पड़ा हुआ था, पैमाना आया हुआ था, और ये भाई साहब दिल्ली दरबार लगा रहे हैं क्वीन विक्टोरिया के लिए। क्वीन विक्टोरिया के इन्होंने इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। ठीक है।
इन्होंने उपाधि दे दी उनको। दिल्ली दरबार लगा रहे हैं बहुत। उस टाइम पर समझिए आप, इतना सारा पैसा खर्चा करके दिल्ली दरबार लगाया, वो आए, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया इन्होंने, ताकि इंडियन प्रेस को सप्रेस किया जा सके। यानी कि इंडियन जो प्रेस थी, वो अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ में नहीं छाप सकते। आपको छापना है तो इंग्लिश के अखबार के ऊपर छापिए, ताकि इंग्लिश को पढ़ सकते हैं ब्रिटिशर्स। अपनी लैंग्वेज में बंगाली, फारसी या मद्रासी में छापोगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हर लैंग्वेज तो सीखे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था। आर्म्स एक्ट 1878, यानी कि कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के वेपन को कैरी नहीं कर सकता है, तो आर्म्स एक्ट लगा दिया था। अब इन्हीं के टाइम पर बहुत सारे फेमाइन्स आए थे, ठीक है। उसके बाद भी दिल्ली दरबार लगा के पैसा खर्च करना था इनको, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया था कि इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, रिड्यूस्ड द एज या एलिजिबिलिटी एज फॉर सिविल सर्विस। और ये भी एक बवाल हो गया था, सिविल सर्विस। एक तो बच्चे उस टाइम पर वैसे भी नहीं पढ़ते थे, है ना, पढ़ना अलाउ नहीं होता था, और होता भी था तो लेट से पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो लेट में जाके ग्रेजुएट करेंगे, लेट में जाके सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे, है ना। तो उन्होंने 21 से 19 तक कर दी थी इसकी एज, तो इस पे भी बवाल हुआ था। फिर इनको बुला लिया गया, और बाद में इनको लॉर्ड रिपन आए भाई 1880 से 84। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, ठीक है। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में स्टार्ट कराई, जो आज भी चलती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गांव वगैरह में जो चलाते हैं, यानी कि म्यूनसिपालिटी वगैरह। इंट्रोड्यूस एल्बर्ट विल, आई तो म्यूनसिपालिटी और पंचायत ये आए तो थे सोरेन सिंह कमेटी के थ्रू, ठीक है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन ने भी स्टार्ट कराई थी। एल्बर्ट विल इनके टाइम पे आया था। एल्बर्ट विल ऐसा था कि कोई भी इंडियन जज होता था, वो यूरोपियंस का ट्रायल नहीं ले सकता था। यूरोपियन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनका ट्रायल नहीं कर सकता था। लेकिन अब एल्बर्ट विल से इन्होंने बात रखी कि भाई इंडियन जज भी होंगे, वो यूरोपियंस का ट्रायल कर सकेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और बाद में इसको एल्बर्ट विल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और रिपन के टाइम से ही फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस स्टार्टेड स्टार्टेड इन 1881, ठीक है। 1891 से, सॉरी 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम से सेंसस कंप्लीट स्टार्ट शुरू हो गया था, ठीक है। और हर 10 साल में इसको कंडक्ट कराया जाना था। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन, और इनके टाइम पर आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। ये डफरिन पता क्या कहता है कि जो आईएनसी है, यानी कि आईएनसी है, इज ए पार्टी ऑफ, इज ए ग्रुप ऑफ डफर्स, इज ए पार्टी ऑफ डफर्स, ये कहता है। और खुद का नाम डफरिन होता है, खुद का नाम डफरिन होता है, और ये कहता है कि ये पार्टी है डफर्स की। क्योंकि उस टाइम पर जो होते थे, उस टाइम पर कुछ बाहर के लोग भी थे, यानी कि यूरोपियन पावर भी थी। यूरोपियन जो लोग भी थे, रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर्स हो गए, उनके द्वारा ये आईएनसी को फाउंड किया गया था। आईएनसी फाउंड की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो एक फॉरेनर थे, ठीक है, यहाँ के इंडियन नहीं थे वो। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडोन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडोन 1888 से 1894 तक रहते हैं। इनके टाइम में ही 1892 का एक्ट पास हुआ। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है, कौन सी, दुरंद लाइन, ठीक है, दुरंद लाइन, वो इन्हीं के टाइम पर खींची गई, बस इतना याद रखना है। लैंसडोम, लैंडोम, लैंड मान लीजिए, लैंड, ठीक है, तो लैंड पे लाइन खींची गई किसके टाइम पे, लैंसडोम के टाइम पे, बस दुरंद लाइन, ठीक है। चलिए, लॉर्ड कर्जन, भाई साहब कर्ज चढ़ा के चला गया लॉर्ड कर्जन। चलिए, तो 1899 से 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1905 सेटअप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा काम किया, चलिए तारीफ करते हैं इसकी। और इसने यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया था, ठीक है। तो ये आ जाता है लॉर्ड कर्जन। और चलिए, लॉर्ड मिंटो आता है 1905 से 1910, इसी के टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, मॉन्टेमेलो रिफॉर्म, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसी टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया था, ठीक है। बताते रहेंगे जितनी बार याद नहीं होगा, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम।
तीसरी बार बता रहा हूँ ये। 1909। अब आते हैं 1919। उससे पहले लॉर्ड हार्डिंग आ जाते हैं। 1910 से 1916। दिल्ली को कैपिटल बना दिया। पहले कैपिटल होती थी कलकत्ता और बाद में दिल्ली बना दिया। कैसे याद करेंगे? कलकत्ता थी। कलकत्ता से भाई कैपिटल बहुत बड़ी चीज होती है। कैपिटल में सब कुछ होता है। तो कैपिटल को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं था, ये बहुत हार्ड था। हार्ड से हार्डिंग, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट करना हार्ड था, तो हार्ड से हार्डिंग। तो 1911 हो गया। दिल्ली दरबार 1911 में फिर लगाया। और गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 में जब आए थे, तो इसी के टाइम पे आए थे। ये यहाँ पर उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है, या वायसराय था। वर्ल्ड वार वन भी इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। ये वायसराय था इस टाइम का, ठीक है। तो ये वायसराय होते थे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, ठीक है। पहले वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लास्ट वाले वायसराय। तो दोनों के नाम पे ही ये रिफॉर्म का नाम रखा जाता था। 1916 रॉलेट एक्ट 1916 पास होता है। जलियांवाला बाग मसाकरे 1919 होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1920 में। सब इन्हीं के टाइम पे होता है, चैम्सफोर्ड, ठीक है। आई होप आगे बढ़ते हैं। इनको सब बार बार बारी बारी से देखेंगे हम लोग। चौरी चौरा क्या था, मसाकरे क्या था, ठीक है, ये सब देखेंगे। 1922 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ये रीड कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे चौरी चौरा में इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब याद करने का तरीका। 1922 में चौरी चौरा का मूवमेंट होता है। ये भी बताएंगे बाद में। बस ये याद रखिए किसके टाइम पे हुआ था, रीडिंग के टाइम पे, ठीक है, रीडिंग के टाइम पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में। स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926, इन्हीं के टाइम पर लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ठीक है। और साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसका बाइकआउट किया गया था। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया था। दांडी मार्च 1930 में यहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ताकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके भाग ले सके, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। 1930 में पहली हुई थी, क्योंकि 1930 में वो गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, है ना। तो फिर भाई गांधी इफेक्ट होता है कि आप भाई आइए, आपका बाकायदा स्वागत किया जाएगा। 1931 में जब गांधी जी गए, तो उनको वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था विलियम चर्चिल, उसने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर बोल दिया था, यानी कि अर्धनंगा फकीर, ठीक है। तो गांधी जी चले आए थे वहां से, फिर नहीं शामिल हुआ तीसरे में। अब इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता है। लॉर्ड लेलिंग थ्रो जो थे, वो सबसे लंबे समय तक ये सर्विस करते हैं, वायसराय। सबसे लंबे समय तक अच्छा गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपका था पहला वाला, ठीक है। वो था, क्या नाम उसका था? अ, जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था अ, अरे मैं भूल गया नाम। सबके नाम इनके एक जैसे हैं ना। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग नाम था। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। हाँ, ठीक है। तो 1936 लिलिथ्रो लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय। वर्ल्ड वार टू इसके टाइम पे हुआ था। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, इसी के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट पे बेबल प्लान इसी के टाइम पे आया था 1945 में। इसी के नाम पर शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि फेल हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन लार्ज ब्रिटिश वायसराय थे। इन्होंने पार्टीशन प्लान दिया था 3 जून 1947 को, और उसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और लास्ट में जो पहले इंडियन और इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल हुए हैं फ्री इंडिया के, वो थे श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी। ये पोस्ट को एबलिश कर दिया गया था, गवर्नर जनरल की पोस्ट को, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। हम लोगों ने गवर्नर जनरल कर लिए, मेजर एक्ट कर लिए, जो भी यूरोपियन पावर्स आई उनको कर लिया, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब कर लिया। अब कुछ रीजनल पावर्स जो होती, जो राइज हुई थी, रीजनल पावर्स जैसे मराठा हो गए, बंगाल में हो गई चीजें, है ना। अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे।
जैसे सिख वार हो गए, पंजाब वाला एरिया, ठीक है? तो उनके बीच में जो वॉर हुए थे, मराठा वार हो गए। मराठा के बारे में सबसे पहले मराठा के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर एंग्लो मराठा वार देखेंगे, ठीक है? और फिर मैसूर वाला देखेंगे। सारे बॉस हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है? चलिए फिर एंड करते हैं और थैंक यू, ठीक है?